उदास मत होना, कभी किसी बात से निराश मत होना। ज़िंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात से निराश मत होना। ज़िंदगी एक संघर्ष है, ज़िंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 में। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों जैसा कि हम आज देखेंगे, जो मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्रम में हमारा वीडियो चल रहा है, उसमें हम पहले मुग़ल सम्राट को चल रहे हैं, उसको देख रहे हैं। और इसके पहले हमने एक वीडियो में डिस्कस किया हूँ, जो कि है हमारा बाबर से रिलेटेड, उसको हमने देख चुका हूँ। और आज हमारा ये दूसरा वीडियो है मुग़ल सम्राट का, और इसमें हम लोग देखेंगे आज किसके बारे में, हुमायूं के बारे में। और बट हुमायूं के बारे में पहले बता दूं कि हुमायूं का एक फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद में सेकेंड वीडियो आएगा, तो उसको भी देखना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम चालू करते हैं अपना क्लास, जो कि है हुमायूं से रिलेटेड क्वेश्चन। बट उसके पहले बोलूँगा कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और लाइक वो भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम चालू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुग़ल सम्राट में, जो कि हम देखेंगे हुमायूं को। हुमायूं का यानी कि इस वीडियो में 2 पार्ट होगा हुमायूं का, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कहाँ तक, उसके चुनारगढ़ विजय तक देखेंगे। उसके बाद में हम लोग चौसा का युद्ध देखेंगे। इस प्रकार से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा उसको भी देखेंगे। दोस्तों आप सभी का एक रिकमेंडेशन आया है कि आप थोड़ा सा हिचकिचाहट मत कीजिएगा, थोड़ा सा हिचकिचाइएगा मत। तो दोस्तों हम उम्मीद चाहूँगा कि आपके इस शिकायत पर हम थोड़ा सा खरा उतरेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम उसी के संदर्भ में चालू करते हैं। बट आप सभी से एक ही वादा है, आप शेयर तो जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज चालू करते हैं। आज हमारा है हुमायूं। देखिए, इनका शासनकाल जो होता है ना, इनका शासनकाल 2 डेटों में होता है। कौन कौन से डेट में? जो पहला डेट है 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक होता है। और फिर एक डेट और आता है जो कि 1555 से लेकर 56 ईस्वी के बीच में आता है इनका डेट। तो इनसे बस इतना याद कीजिएगा, इनका शासनकाल कितने में होता है? 1530 से लेकर 40, 10 साल इनका शासनकाल होता है। फिर 10 यानी कि 15 साल इनको रेस्ट मिलता है, जो कि अपने भारत से निकल कर दूसरे जगह रहते हैं। फिर वहाँ से आते हैं, 1555 से लेकर 56 तक इनका शासनकाल होता है। बट उसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आइए देखते हैं थोड़ा सा कि हुमायूं के संदर्भ में 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। फिर 1555 से लेकर 56 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल रहता है। अब फिर इनसे पूरा नाम से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है कि इनका पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम भी आप लोग याद रखिएगा। इनका पूरा नाम है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। क्या नाम है? बोलिए फिर से हमारे साथ, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। अब 1-2 बार याद कर लेंगे, बोल देंगे तो याद हो जाएगा। और इनके पिता के संबंध में कहा जाता है कि इनका पिता तो बाबर ही है। चूंकि ये बाबर का पुत्र है तो इनके पिता कौन हो गए? बाबर हो गए। और माता का नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माता कई होती हैं। जैसे कि हुमायूं जो है, इन्होंने कई औरतों से शादी किया, तो इस प्रकार से इनकी माता जो होती है ना, अलग अलग होती हैं। तो माता को आप जरूर एक बार याद कीजिएगा कि माता क्या है? महम बेगम है। इनकी माता का क्या नाम है? महम बेगम। और जन्म कब होता है इनका? तो जन्म होता है 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में। कब होता है? 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में। आप देख सकते हैं कि इनकी एज, जन्म कब होता है? 1508 ईस्वी में होता है। और शासन गद्दी पर कब बैठते हैं? तो 1530 ईस्वी में इन्होंने गद्दी पर बैठते हैं। तो 1530 यानी कि कितने वर्ष के बाद इन्होंने शासन में बैठ चुका? तो 23, यानी कि 23 वर्ष की उम्र में इन्होंने शासन या राजगद्दी पर बैठ चुके। और इनका जन्म कहाँ पे होता है? तो काबुल में इनका जन्म हो जाता है। अब देखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट की दृष्टि से है कि इनका राज्याभिषेक कहाँ पे होता है? तो राज्याभिषेक होता है इनका 30 दिसंबर में होता है। कब होता है? तो 30 दिसंबर को होता है 1530 ईस्वी में, जो कि आगरा में इनका राज्याभिषेक होता है। तो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट की दृष्टि से है कि इनका राज्याभिषेक कहाँ पे होता है? तो आगरा में होता है। कब होता है? तो 1530 ईस्वी में, 30 दिसंबर 1530 ईस्वी, यानी कि 30 से 30 को रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट की दृष्टि से है कि भाई और बहन, इनके भाई कितने हैं और बहन कितनी है। तो आप देख सकते हैं भाई 3 है और बहन कितनी है? 1 है। अब देखिए, भाई 3 है और बहन 1 है। पहले देख सकते हैं कि भाई कौन कौन से हैं। तो भाई, अब हम पहले आपको बता चुके हैं कि जो हुमायूं था, ये कितनी, 3 रानियों से क्या किया था? विवाह किया था। 3 रानी नहीं कह सकते, 3 बेगम से विवाह किया था।
3 बेगम से क्या किया था, विवाह किया था। अब उस 3 बेगम के अलग अलग पुत्र भी होंगे, कौन कौन से, जैसे कि हो गया आपका कामरान हो गया, अस्करी हो गया, हिंदाल हो गया। इस प्रकार से अलग अलग बेगम के अलग अलग पुत्र होंगे। तो उसी में से जो ये था हुमायूं था, वो तो महम बेगम के पुत्र था, महम बेगम का पुत्र था। और देख सकते हैं इनके भाई कौन कौन से हैं, तो भाई 3 थे हम अब आपको बता चुके हैं, और बहन 1 को बता चुके हैं। तो भाई 3 थे कौन कौन से हैं, तो 3 भाई हैं, एक कामरान है, एक अस्करी है, एक हिंदाल है। कौन कौन से फिर बोलिए, एक कामरान है, दूसरा अस्करी है, तीसरा हिंदाल है। अब जो कामरान है वो किसका पुत्र है, गुलरुख बेगम, आप नाम याद कीजिएगा, गुलरुख बेगम। और जो अस्करी है वो भी किसका है, गुलरुख बेगम का। यानी कि जो गुलरुख बेगम के पुत्र थे वो कामरान और अस्करी दोनों ही थे। और तीसरा क्या है, हिंदाल था। तीसरा कौन था, हिंदाल। अब हिंदाल कौन था, दिलदार बेगम को अब याद रखिएगा, इनका नाम दिलदार बेगम का नाम याद रखिएगा। तो जो हिंदाल था वो दिलदार बेगम का पुत्र था। अब जो एक पुत्री बताए हैं, यानी इनकी बहन हुमायूं की बहन, तो हुमायूं की बहन कौन थी, तो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बानो। कौन थी, गुलबदन बानो। यहाँ पे देख सकते हैं एक बार कि गुलबदन बानो, जो गुलबदन बानो थी ये पुत्री थी किसकी, अकबर की, और हुमायूं नामा लिखी हैं। और हुमायूं नामा किसके जीवन के विषय में वर्णन किए हैं, तो जो आप देख रहे हैं हुमायूं के जीवन के विषय में सभी जितने भी वर्णन हैं वह हुमायूं नामा से मिलते हैं। तो आप यहाँ से याद कीजिएगा कि जो हुमायूं नामा है, हुमायूं नामा के लेखक कौन है, तो हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बानो हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, हालांकि 1 नंबर के रूप में पूछ ही लिया जाता है कि हुमायूं नामा किसकी कृति है, तो गुलबदन बानो की, जो कि हुमायूं की बहन है, सिस्टर है। तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए जो बाबर था वो मर गया कब, 1530 ईस्वी में उन्होंने उनकी मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में। बट उन्होंने किया था कि पूरे साम्राज्य का तो जीत लिया था, साम्राज्य विस्तार तो कर लिया था, बस लेकिन उसको क्या करना था, सेपरेट नहीं कर पाया था, यानी कि उसको एकत्रित नहीं कर पाया था। उस पर अधिकार तो जमा लिया था बट उस पर पूर्ण अधिकार नहीं जमा पाया था। तो अब उसमें क्या होता है कि हुमायूं जो है इसको बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो पहले देखेंगे क्या, प्रारंभिक चुनौती। तो प्रारंभिक चुनौती में क्या थी कि जो हुमायूं था ना, वो जिस खानदान से आता था ना, तो उस खानदान में क्या होता था कि जैसे कि पिता की मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी सभी पुत्रों के साथ बांट दी जाती थी। किसके साथ, सारे पुत्रों के साथ प्रॉपर्टी को बांट दी जाती थी। और हालांकि बाबर जो था वो मरते समय कहा भी था कि हमारी जो प्रॉपर्टी है सभी को बराबर हिस्सों में बांट देना, बट उत्तराधिकारी जो है हुमायूं का ही चुना था। तो आप इससे याद कीजिएगा। अब देखिए क्या है, प्रारंभिक चुनौतियाँ कौन कौन सी आती हैं उसको हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमने बताया कि प्रारंभिक चुनौती जो थी साम्राज्य विभाजन से ही था, यानी कि जब पूरी प्रॉपर्टी को अलग अलग भाइयों के साथ बांटना होगा तो बांटने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बांट तो देगा, बट क्या होगा कि पूरी साम्राज्य जो होता ना वो छीण हो जाने लगता है, यानी कि सभी आपस में ही भाइयों अपने में क्या कर देंगे कि साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ने लगेंगे। तो ये जानता था कि यदि हम अपने साम्राज्य को विस्तार यानी कि सभी भाइयों में बांट देंगे तो हमारी जो साम्राज्य है ना उसकी शक्तियाँ कम हो जाएंगी, क्षीण हो जाएंगी। तो इन्होंने किया क्या कि फिर भी इन्होंने अपने साम्राज्य को बांट दिया। कौन कौन से, देखिए कामरान जो है, कामरान गुलरुख बेगम का जो पुत्र है कामरान, उसको कौन सा क्षेत्र दिया, काबुल और कंधार का क्षेत्र दे दिया। कौन सा, काबुल और कंधार का क्षेत्र दे दिया। किसको दिया, कामरान को। और जो अस्करी है, अस्करी को संभल का क्षेत्र दे दिया। अस्करी को कौन सा क्षेत्र, आप क्षेत्र से याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से पूछा जाता है। तो जो अस्करी है ना, तो अस्करी को संभल का क्षेत्र दे दिया, और हिंदाल को क्या दिया, मेवात का क्षेत्र दे दिया। इस 3 क्वेश्चन से इतना इस पॉइंट्स यानी साम्राज्य विभाजन से ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से और है, जो हुमायूं था ना ये बहुत उदार प्रवृत्ति का था। उदार प्रवृत्ति का होने का कारण क्यों स्पष्ट होता है, क्योंकि ये अपने चचेरे भाई, जो ये देख सकते हैं ना खुलीमान मिर्जा, ये चचेरा भाई था किसका, हुमायूं का। तो चचेरे भाई को भी क्या किया, इन्होंने साम्राज्य विस्तार कर दिया, यानी कि साम्राज्य उनको भी दे दिया। तो इनकी इस प्रवृत्ति के कारण इनको उदार प्रवृत्ति के नाम से जाने लगा। तो ये जो खुलेमान मिर्जा है ना, इनको बदख्शां का क्षेत्र दिया गया। कौन सा क्षेत्र, बदख्शां
का क्षेत्र दे दिया गया। किसको? खुलेमान मिर्जा को। थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं आगे की दृष्टि से, और क्या इनके जीवन में संघर्ष यानी कि साम्राज्य विभाजन या फिर प्रारंभिक चुनौतियों में देखेंगे तो पहला चुनौती हो गया साम्राज्य का विभाजन। साम्राज्य का विभाजन कर दिया गया। फिर आगे क्या होगा? हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। अब कौन कौन से युद्ध हुए, अब किस प्रकार से इन्होंने लड़े थे, तो अब देखेंगे सबसे पहला इन्होंने आक्रमण किया यानी कि 1530 में इन्होंने शासक यानी कि राजगद्दी पर बैठा। अब 1530 में राजगद्दी पर बैठा तो 1530 में क्या किया कि अपना साम्राज्य विभाजित कर दिया। किसको किसको? 4 भाइयों में, कामरान, अस्करी, हिंदाल, खुलेमान, मिर्जा। इस 4 भाइयों में क्या किया कि अपना साम्राज्य को विभाजन कर दिया। अब साम्राज्य को विभाजन करने के बाद 1530 में अब खाली हो जाता है। अब 1531 में क्या करता है कि अब कुछ युद्ध को लड़ेगा। तो 1531 में हम देखेंगे कि कौन कौन से युद्ध इसके द्वारा लड़े गए। तो 1531 में फर्स्ट यानी कि 1 साल बाद इन्होंने कलिंजर पर आक्रमण किया। कलिंजर बेसिकली एक स्थान है, एक जगह है, और उस पर क्या किया इन्होंने आक्रमण किया। तो कौन सा? कलिंजर के शासक रुद्र प्रताप देव थे, जिनका अफगानों से मित्रतापूर्वक संबंध था। क्वेश्चन में पूछा जाता था, अभी कल ही क्वेश्चन में देखें कि जो इसके हुमायूं के शासनकाल में कौन सा ऐसा शासक था जिसका अफगानों से मित्रतापूर्वक संबंध था। तो कौन था? रुद्र प्रताप देव, जिनका अफगानों से मित्रतापूर्वक संबंध था। कलिंजर से धन व क्षतिपूर्ति प्राप्त कर ली, यानी कि इन्होंने क्या किया? कलिंजर पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के पश्चात हुआ क्या कि इन्होंने पूरा घेराबंदी अच्छे से करवा दिया। अब घेराबंदी तो करवा लिया, अब जो रुद्र प्रताप देव था ना वो चालाक प्रवृत्ति का था। अब उन्होंने किया क्या कि संधि कर ली। संधि जानते होंगे ना कि संधि क्या होता है? दोनों आपस में मिलना। अब क्लास 7वीं 8वीं में पढ़े होंगे संधि विच्छेद। तो संधि का मतलब क्या होता है कि दो लोगों का आपस में जुड़ना, जैसे कि विद्याधन आलय, यानी कि विद्या प्लस आलय दोनों मिलकर क्या हो गया? विद्यालय। तो विद्या धन, धन का मतलब क्या होता है? संधि। तो वही संधि इसमें हुआ। किसके किसके संबंध में? हुमायूं और रुद्र प्रताप देव। हुमायूं प्लस रुद्र प्रताप देव दोनों क्या किए? संधि कर लिए। अब संधि में हुआ क्या कि जो रुद्र प्रताप देव था, अब उनका तो कुछ नुकसान होगा, क्षतिपूर्ति भी होगी, तो उसको क्या किया? पूरी चुकता कर दिया, यानी कि दे दिया, और हुमायूं भी वहाँ से छोड़कर चला गया। तो कहा जाता है कि जो हुमायूं की जो हार की सामना करना पड़ा, यानी कि हार जो थी यहीं से इनकी प्रारंभ हो जाती है, यानी कि इसको रुद्र प्रताप देव को मारा नहीं ना, इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी हो गई। तो यानी कि यहाँ से क्या किया उन्होंने? उसका मुआवजा ले लिया गया, और जितनी भी क्षति हुई उस क्षतिपूर्ति को भी अब ले लिया गया। अब देखिए 1531 में इन्होंने युद्ध किया। अब साल भर क्या किया? रेस्ट किए। अब साल भर रेस्ट करने के बाद में दोहरिया का युद्ध इन्होंने चालू किया। दोहरिया का युद्ध क्या किया इन्होंने? प्रारंभ किया, जो कि 1532 ईस्वी में हुआ। आप क्वेश्चन के दृष्टि से देख सकते हैं कि दोहरिया का युद्ध कब हुआ? तो 1532 ईस्वी में हुआ दोहरिया का युद्ध। अब देखिए 1532 ईस्वी में अफगानों के शासक महमूद लोदी से हुमायूं का संघर्ष होता है। कब? किससे किससे? 1530 ईस्वी में अफगानों के शासक महमूद लोदी से हुमायूं का संघर्ष होता है। महमूद लोदी कौन? महमूद लोदी, अरे आप जानते होंगे महमूद लोदी। तो वही महमूद लोदी से इनका संघर्ष होता है, जिसमें हुमायूं की जीत हो जाती है। क्या होती है? हुमायूं की जीत हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से हुमायूं की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। लेकिन इस जो जीत में ना आप देख सकते हैं कि अफगानों के शासक महमूद लोदी है ना, तो महमूद लोदी का सहायता कौन कर रहा था? तो शेर खां। शेर खां को जानते हैं? नहीं। तो चलिए शेर खां कौन है? तो शेर खां जो कि आगे चलकर शेर शाह सूरी के नाम से विख्यात हुआ, वही शेर खां है। तो शेर खां इसके सहायता किया, महमूद लोदी का सहायता किया, बट हुमायूं जीत जाता है। कौन सा? हुमायूं जीत जाता है। शेर शाह सूरी की सहायता करने पर भी महमूद हार जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सहायता शेर शाह सूरी के द्वारा होती है, बट क्या हुआ कि महमूद लोदी हार जाता है, और अंततः जीत किसकी होती है? तो जीत होती है हुमायूं की हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि दोहरिया के युद्ध में हुमायूं क्या होता है? बहुत प्रफुल्लित होता है और अपने आप को शक्तिशाली समझने लगता है। तो अब यहाँ से चलते हैं कि चुनारगढ़ का घेरा, यानी कि जो शेर खां है ना, अब 1532 ईस्वी में क्या करता है? इससे हार जाता है, यानी महमूद लोदी से क्या करता है? हार जाता है। और फिर इन्होंने क्या किया? चुनारगढ़ का घेरा कर लिया, यानी कि जो शेर खां है ना, शेर खां चुनारगढ़ पर चला जाता है, चुनारगढ़ के किले में जाता है। अब जब चुनारगढ़ के किले में जाता है तो हुमायूं भी सोचता है कि अच्छा
तुम ही ने हमारे विपक्ष में लड़ाई किए थे, अब तुम ही को घेर रहे हैं। तो चुनारगढ़ का जो घेरा किया था तो हुमायूं किया था, उसके पहले उसमें कौन गया, शेर खां गया। शेर खां के जाते ही उसको क्या किया, घेरा कर लिया। किसने, हुमायूं ने। अब हुमायूं ने घेरा किया तो शेर खां भी उतना तो चालाक, यानी कि उतना धूर्त बात तो था ही नहीं, वो भी बहुत अच्छे से चालाकी करता था। तो चालाकी क्या किया कि वो भी संधि कर लिया। किससे, हुमायूं से। हुमायूं से क्या किया, संधि कर लिया। अब संधि के पश्चात में क्या हुआ कि जो शेर खां था ना, शेर खां अपने पुत्र को, यानी कि मुआवजा तो दिया ही कि जितना आपका नुकसान हुआ, क्षति हुआ, उतना तो हम आपको मुआवजा देंगे, बट आपको अपने पुत्र को आपको सेवा करने के लिए भेज देंगे। तो इन्होंने इस संधि पर मनौता हो जाती है, मानना हो जाती है। तो जो शेर खां था वो अपने पुत्र को, अपना पुत्र कौन था, उसका पुत्र कौन सा था, कुतुब शाह था, कुतुब शाह को हुमायूं की सेवा करने के लिए भेज देता है। बट उसका ये लक्ष्य नहीं था कि हुमायूं की सेवा करने के लिए भेज रहा है, उसका ये लक्ष्य था कि जो कुछ भी खबर हो हमारे पास तक पहुंच जाए। क्योंकि अपने पुत्र को जब वहाँ पे भेज रहा है तो उसके दरबार में या उसका जो भी नीति होगा, उस नीति वो भी मालूम करेगा, कुतुब शाह भी मालूम करेगा। तो कुतुब शाह को से अपने आप पास में उसकी सभी नीति को अपनाने के लिए भेजता है। तो कुतुब शाह को हुमायूं का सेवा करने के लिए भेज देता है। अब यहाँ से इस पॉइंट को याद कीजिएगा। अब चलते हैं, इसके बाद में क्या होता है कि चुनारगढ़ का घेरा हो जाता है। चुनारगढ़ का घेरा के बाद में 1535-36 में क्या होता है कि आप देख सकते हैं बहादुर शाह से संघर्ष होता है। थोड़ा सा कैमरा के घुमा दें या फिर यहाँ का जो इतना दिख रहा है इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा सा हम कैमरा को घुमा रहे हैं क्योंकि आपको उधर थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, देखिएगा थोड़ा सा, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो क्या, अब देखिए जो बहादुर शाह से संघर्ष होता है, कौन सा, चुनारगढ़ का घेरा होता है, इसमें संधि हो जाती है शेर शाह से। अब देखिए बहादुर शाह होता है ना, बहादुर शाह से संघर्ष होता है। क्यों बहादुर शाह से संघर्ष होता है कि बहादुर शाह जो था गुजरात का शासक था। अब गुजरात का शासक होने के नाते क्या हुआ कि जो गुजरात का शासक था वो आप देख सकते हैं, जो विक्रमजीत की सेविका कर्णवती थी, कर्णवती वो चित्तौड़ की रानी थी। कौन, कर्णवती चित्तौड़ की रानी थी और एक गुजरात का राजा था। तो जब कर्णवती पर इन्होंने प्रहार किया यानी कि आक्रमण किया, तो कर्णवती हुमायूं को एक लेटर लिखती हैं कि आप हमारे भाई हैं, आपको एक रक्षा भी भेजती हैं जिसमें कि आप भाई की बहन की रक्षा कीजिएगा। तो उसी समय जो आप देख सकते हैं बहादुर शाह है ना, तो बहादुर शाह भी हुमायूं को एक लेटर भेजता है और उस लेटर में क्या होता है कि जिहाद का नारा, यानी कि धर्म के प्रति ये लड़ाई है और इस धर्म के प्रति, इस धर्म की लड़ाई में आप भी मेरी सहायता करो। तो ये सोच में पड़ जाता है, उधर बहन का रूप देखना है और उधर धर्म का। तो अंततः इन्होंने उस बहन की सहायता न करते हुए इस बहादुर शाह के संबंध में आकर लड़ाइयाँ की और कर्णवती को हरा दिया। अब कर्णवती की यहाँ से कहानी समाप्त हो जाती है। अब कर्णवती की कहानी समाप्त होने के पश्चात में अब इन्होंने जो बहादुर शाह है और हुमायूं है, ये दोनों में आपस में लड़ाइयाँ करना प्रारंभ कर देते हैं। क्यों, आप देख सकते हैं बहादुर शाह है और हुमायूं है, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में लड़ाइयाँ करना प्रारंभ कर देते हैं। क्यों, मालवा और गुजरात का जो क्षेत्र था ना, उसी के संबंध में दोनों आपस में लड़ाइयाँ करना प्रारंभ कर देते हैं। मालवा और गुजरात का क्षेत्र हुमायूं जीत जाता है, यानी कि जो मालवा और गुजरात के क्षेत्र से जो रिलेटेड था लड़ाइयाँ होती थी उसको क्या करता है, हुमायूं जीत ही जाता है। अब हालांकि उसमें तो जीत जाता है, बाद में उसको छुड़ा भी लेता है, कौन, शेर शाह छीन लेता है उसको मालवा और गुजरात का क्षेत्र। तो आप इससे याद कीजिएगा, यानी कि बहादुर शाह से संघर्ष भी आपको मालूम हो गया। कब होता है, 3536 में, 1535 और 36 में। अब उसके बाद आते हैं चुनारगढ़ विजय। अब देखिए चुनारगढ़ विजय, अब इसका देखिए 1538 ईस्वी में चुनारगढ़ विजय होता है। अब देखिए इसकी शासन सत्ता जो है ना, अब केवल 2 साल ही बची है। कौन, कब, केवल 2 साल, क्योंकि 1530 से लेकर 40 ईस्वी तक इसका शासन रहता है, तो इसके शासन में केवल 2 साल बचा है। अब इसका 38 में क्या होता है, एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम क्या है, चुनारगढ़ विजय, यानी कि चुनारगढ़ पर भी इन्होंने आक्रमण किया। हुमायूं ने चुनारगढ़ किले पर अधिकार कर लेते हैं। कौन, हुमायूं चुनारगढ़ किले पर अधिकार कर लेते हैं। और चुनारगढ़ किले किसका था,
तो शेर शाह पर शेर शाह का उस पर अधिकार था। तो शेर शाह से छीन लेते हैं, यानी कि इन्होंने उस पर अधिकार कर लिया। कौन? हुमायूं ने। अब देखिए अधिकार करने के पश्चात में क्या होता है। अब यहीं तक हम इसमें यानी कि बोर्ड पर इतना ही आता है, उसकी आगे तक हम लोग देखेंगे कौन सा इसके बाद कौन सा युद्ध होता है। तो बट यहाँ तक हम पूरा समझा देते हैं कहानी स्टोरी कहाँ तक होती है। तो इन्होंने क्या किया कि जो यहाँ पर देख सकते हैं चुनारगढ़ किला था ना, चुनारगढ़ किले पर शेरशाह का पहले शासन था। अब वहाँ पर हुमायूं आक्रमण करते हैं और उसको छीन लेते हैं। अब छीनने के पश्चात में शेरशाह वहाँ से चला जाता है। अब छीनने के पश्चात में वो आगे चलते हैं, बंगाल और बिहार दोनों विजय के लिए अभियान चलाते हैं, बंगाल बिहार अभियान चलाते हैं। अब वहाँ जाने के पश्चात में वहाँ पर जीत ही लेते हैं, यानी कि वहाँ पर क्या करते हैं, जीत लेते हैं। जीतने ही वाले थे, यानी कि कह सकते हैं पूरी उनकी जीत हो चुकी थी। बट उसके पहले ही गुजरात आगरा में एक सूचना जाता है कि जो हिंदाल था उसका भाई था, उन्होंने राजगद्दी पर बैठ गया। क्यों बैठा? क्योंकि जान चुका था कि अब राजगद्दी खाली है और वहाँ पर बैठ जाता है। अपने यानी कि जो हुमायूं था उसके विश्वासी दास जो था उसको मृत्यु करते वहाँ पर बैठ जाता है। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा कि वो तो बंगाल बिहार पर निकला है। अब जो गुजरात था, गुजरात में राजगद्दी थी, उस राजगद्दी पर उसका छोटा भाई या उसका भाई कह सकते हैं हिंदाल आकर बैठ जाता है और उसका जो हुमायूं का जो विश्वासी दास थे उसकी मृत्यु कर देता है। अब वहाँ से बात चलती है हुमायूं को कि आपकी राजगद्दी पर हिंदाल आकर बैठ जाता है। तो हुमायूं वापस में आता है, लेकिन आने के पश्चात में एक चौसा का नामक स्थान पर उसकी युद्ध होती है। तो उस युद्ध से अब कहानी को हम आगे विस्तारित करेंगे, उस युद्ध से हम कहानी को आगे लेकर चलेंगे, किस प्रकार से वहाँ पे जाता है, किस प्रकार से इसकी निष्कासित जीवन होती है। तो इस वीडियो में हम लोग बस यहीं तक। आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि पूरी न लिख पाने की वजह से इस वीडियो को आधा आधा कर चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपसे माफ़ी के अनुग्रह हूँ। चलिए आगे चलते हैं, सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे इसके जीवन के विषय में। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो ये रहा। आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट उसके पहले बोलूँगा कि आप यदि चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यदि वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए मिलते हैं।